सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है समास। तो इस अध्याय में हम समास के बारे में जानेंगे। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया तथा छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे चौराहा, तो चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार राहों का समूह, यानी कि वह शब्द जिसमें संक्षिप्तीकरण यानी कि उसके छोटे रूप को, किसी भी शब्द के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में जब हम अपनी बात बताते हैं, किसी भी अर्थ को प्रकट करते हैं, वही हमारा क्या होता है? समास होता है। जैसे अब ये जो चार राहों का समूह, अब इस वाक्य को हमने एक शब्द में बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, जैसे चौराहा। समास का प्रयोग संस्कृत, हिंदी तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जर्मन आदि भाषाओं में भी किया जाता है। यानी कि समास का केवल संस्कृत, हिंदी में ही नहीं बल्कि जर्मन भाषा में भी प्रयोग होता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। यानी कि समास में पहला जो पद होता है, यानी कि पहला जो शब्द होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और जब इन दोनों शब्दों के मिलने से नया शब्द जो बनता है उस शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे पूर्व पद जमा उत्तर पद और फिर समस्त पद, यानी कि पूर्व पद जमा उत्तर पद मिलके फिर क्या बनाते हैं? समस्त पद। तो समस्त पद हमें दिया गया है रसोई घर। तो पूर्व पद क्या होगा इसका? पहला रसोई, और उत्तर पद क्या होगा? घर, क्योंकि जो रसोई घर शब्द है उसमें रसोई पहले लिखा गया है और जो घर है वो बाद में, यानी कि उत्तर पद में लिखा गया है। ऐसे ही अगला है नील गाय। तो नील गाय का पहला पद क्या है? यानी कि पूर्व पद है नीली और उत्तर पद है गाय। ऐसे ही अगला है हथकड़ी। हथकड़ी का पहला पद यानी कि पूर्व पद है हाथ और उत्तर पद है कड़ी। और इनके यहाँ पे हमें समास विग्रह भी दिए गए हैं। जैसे रसोई घर का क्या होगा? रसोई के लिए घर। नील गाय का क्या होगा? नीले रंग की गाय। हथकड़ी का समास विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर समस्त पद बनाते हैं और समस्त पद का अर्थ जो है वो हमारा समास विग्रह कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे समासिक शब्द। समास के नियमों से बनने वाला शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने पर विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे नीले रंग की गाय, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब ये क्या बन गया? नील गाय। तो ये क्या हो गया? समास हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो विभक्ति है की, वो यहाँ से गायब हो गया है। तो ये क्या बन गया? नील गाय। तो समासिक शब्द कौन से होते हैं? जिसमें समास के नियमों के द्वारा शब्द बनाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम समासिक शब्द कहते हैं। अगला है समास विग्रह। समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद समासिक पद गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। यानी कि जो भी हम समास के सब शब्द बनाते हैं, अब हम उसे अगर अलग अलग करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, तो ये क्या है हमारा? जैसे रसोई घर का अगर हम समास विग्रह यानी कि अगर हम इसे अलग अलग करके लिखे तो ये क्या बन जाएगा? रसोई के लिए घर। तो यही बच्चों हमारा समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो ये भी एक उदाहरण है समास विग्रह का। अगला है समास और संधि में अंतर। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि अब संधि और समास में हमें अंतर बताया गया है। तो संधि क्या होती है? जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और उन वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वही हमारा संधि कहलाता है। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। यानी कि संधि का जब हम मेल करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं,
तो हम उसमें उच्चारण का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर ये वर्ण और दूसरा वर्ण जब मिल रहा है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा, तो संधि में इसका नियम देखा जाता है। इसमें दो वर्ण होते हैं, इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी कि जब हम संधि का मेल करते हैं, वर्णों का मेल करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें या तो किसी एक वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा या फिर किसी दो वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। संधि में निज शब्दों का योग होता है, उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे पुस्तक जमा आलय क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि अब संधि का क्या अर्थ है कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो, और समास का क्या अर्थ है कि शब्दों को संक्षिप्त करके यानी कि छोटा करके लिखना। किसी भी शब्द को अगर हम छोटा करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि जब हम किसी भी शब्द को समास के शब्द में बदलते हैं तो उसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था समास विग्रह, तो वही क्या कहलाता है, अगर हम समास को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाती है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता है। जैसे विषधर, तो विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, तो हम देख सकते हैं कि विषधर ये से हमें इसका सामान्य अर्थ भी प्रकट हो रहा है, विष को धारण करने वाला, और इसका विशेष अर्थ भी हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि शिव। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों समास के प्रकार। समास के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, और पांचवा है विंध्य समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है जो प्रायः उपसर्ग होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसमें अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है और हमेशा एक जैसा रहता है, यानी कि जो अव्ययी भाव समास है उसमें जो अव्यय होता है वो प्रायः क्या होता है, उपसर्ग का शब्द होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, यानी कि जो उपसर्ग के शब्द होते हैं अव्ययी भाव समास में वो हमेशा प्रधान होते हैं और इनमें लिंग वचन कारक के रूप में किसी भी प्रकार से बदलाव नहीं आते हैं, हमेशा एक जैसे रहते हैं। इस समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है, यानी कि कोई भी अगर हम अव्ययी भाव के समास के शब्द लिखते हैं उसमें हमेशा जो पूर्व पद है यानी कि जो पहला पद है वो हमेशा क्या होगा, उपसर्ग का होगा। जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास ही माने जाते हैं, जैसे यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथा कर्म यानी कि कर्म के अनुसार, यथा नियम यानी कि नियम के अनुसार। तो ये बच्चों हमारे हैं अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण। अब अगला है हमारा तत्पुरुष समास। जब समास में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। विग्रह करते समय पूर्व पद में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वह समास होता है। विद्यालय का क्या होगा, विद्या के लिए आल्य। तो यानी कि जो तत्पुरुष समास है बच्चों उसमें उसके बीच में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो समास का दूसरा पद है यानी कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, यानी कि पूर्व पद प्रधान नहीं होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के जो 6 कारक है उन सबका लोप यानी कि प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो यहाँ पे आपको बाकी 6 कारकों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब आपको उदाहरण दिया गया है किसका, तत्पुरुष समास का। तो कौन कौन से हैं, विद्या आलय यानी कि विद्या के लिए आलय, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ने वाला। अब अगला है हमारा तत्पुरुष के भेद।
व्याकरणिक दृष्टि से तत्पुरुष समास के 8 भेद माने गए हैं, किंतु विग्रह करने के कारण कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, जब समास में 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है तो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पदों के बीच से कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है, यानी कि इस समास में, यानी कि कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनके बीच में कर्म कारक छिपा हुआ है। जैसे रथ चालक, रथ को चलने वाला, ग्रामगत, ग्राम को गाया हुआ, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो हम देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में को का लोप हो रहा है। तो ये हमारे क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। अब अगला है करण तत्पुरुष समास। जब समास पदों के बीच से करण कारक की विभक्ति यानी कि से, जिसका अर्थ क्या होता है? द्वारा, का लोप हो जाता है तो वह करण तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में पहले पद में करण कारक का बोध होता है, जैसे स्वर रचित, स्वर द्वारा रचित, यानी कि करण तत्पुरुष समास में बच्चों करण कारक की विभक्ति से का प्रयोग किया जाता है। से का क्या अर्थ होता है? द्वारा। तो यहाँ पे हमें उदाहरण भी दिया गया है, जैसे स्वर रचित यानी कि स्व द्वारा रचित, मन चाहा यानी मन से चाहा, शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त। ऐसे ही अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। जब समास पदों के बीच में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है तो वह संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है, उसका विभक्ति क्या है? के लिए। तो जब इसका लोप होता है किसी भी शब्द में, समास के शब्द में, तो वो क्या कहलाता है? संप्रदान तत्पुरुष समास। अब जैसे हमें उदाहरण दिया गया है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो हम यहाँ देख सकते हैं के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब अगला है अपादान तत्पुरुष समास। जब समस्त पद के बीच से अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना, यानी कि से का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अलग होने के लिए, किसी चीज को अलग करने के लिए। शब्द में हमें कुछ अलग होता हुआ दिखाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? से का। लोप हो जाता है तो वह अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें 2 पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, यानी कि अपादान तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जिसमें अपादान कारक छिपा हुआ होता है और उसका विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम चोर यानी कि काम से जी चुराने वाला, दूरागत, दूर से आगत। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारे अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अब अगला है संबंध तत्पुरुष समास। जब समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यानी कि संबंध तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का प्रयोग होता है, वो हमारे संबंध तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और इसमें किसी 2 पदों के बीच में संबंध कारक छिपा हुआ होता है, यानी कि संबंध प्रकट होता है। तो जैसे राजपुत्र, तो इसका क्या होगा अर्थ? राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे शब्दों को हम संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। जब समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप हो जाता है तो वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें 2 पदों के बीच में बीच अधिकरण कारक छिपा होता है, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष कौन से होते हैं? जिसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है, तो ऐसे शब्दों को हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसमें 2 पदों के बीच में अधिकरण कारक छिपा हुआ होता है। जैसे उदाहरण कुशल, तो कार्य में कुशल, वनवास, वन में वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। तो हम देख सकते हैं में और पर विभक्तियों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अब अगला है तत्पुरुष समास के अन्य प्रकार। निय तत्पुरुष समास। जब समास का पहला पद निषेधात्मक होता है तो उसे निय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य यानी कि न सभ्य, अनादि न आदि, असंभव न संभव। यानी कि जब समास का पहला पद निषेधात्मक, किसी भी चीज को ना
ना करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे नियत तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण यानी कि विशेष्य और उपमान उपमेय से मिलकर समस्त पद बनते हैं। यानी कि जो कर्मधारय समास है उसमें जो उत्तर पद क्या होता है वो प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और इसमें विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय से मिलकर समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन। अब अगला है कर्मधारय समास के भेद। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जब समास के पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है तो उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि वह समास जिसमें विशेषण और विशेष्य में संबंध प्रकट होता है, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीत अंबर, पीतांबर, नीली गाय, नील गाय, प्रिय सखा, प्रिय सखा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें प्रकट हो रहा है। अगला है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। जब उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है तो उसे उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच एव या जैसा अव्यय का लोप हो जाता है। इस समास में दोनों पद एक ही कर्ता, विभक्ति, वचन और लिंग के होते हैं। जैसे विद्युंचला, विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, मृग नयन, मृग जैसे नयन। तो यानी कि वह समास जिसमें उपमान और उपमेय के पद होते हैं और इसमें क्या होता है, और इन दोनों शब्दों के बीच में एव और जैसा अव्यय का लोप होता है। अब अगला है द्विगु समास। जब समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो जाता है, जब समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो तथा समूह का बोध कराता हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी कि द्विगु समास वो होते हैं जिसमें समास के पूर्व पद यानी कि जो पहला पद होता है समास का वो क्या किसका बोध कराता हो? संख्या का बोध कराता हो या किसी समूह का बोध कराता हो। ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। यानी कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे शब्द होते हैं कोई कोई जिसमें उत्तर पद जो है यानी कि जो बाद का पद है उसमें भी हमें संख्यावाचक का बोध हो सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। जैसे त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों का समाहार। तो हम देख सकते हैं त्रिलोक में जो पहला पद है, पूर्व पद है, उसमें हमें तीन शब्द का अर्थ प्रकट हो रहा है। तो ये क्या होगा? तीनों लोकों का समूह और एक समाहार। तो ये एक समूह को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही अगला है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रायः ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है। यानी कि द्वंद्व समास वो समास होते हैं जो दोनों पद का प्रयोग हम उस समास में करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसमें जो विग्रह होता है वो क्या होता है? और अथवा या एवं का प्रयोग किया जाता है जब हम इसका समास विग्रह करते हैं ऐसे शब्दों का। जैसे पाप पुण्य, तो विग्रह करने पर पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। तो हम देख सकते हैं दोनों पद जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अब अगला है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। समास के कुछ उदाहरण हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। यानी कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ऐसा होता है कि उसमें समान कुछ अर्थ अंतर हमें देखने को मिलते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला कंठ। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका वो है शिव। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में हमें दोनों
के उदाहरण में हमें नीलकंठ का ही उदाहरण दिया गया है, लेकिन नीलकंठ में हमें कर्मधारय समास में हमें पता चलता है कि नीलाकंठ यानी कि नीले कंठ की बात हो रही है, नीले गले की बात हो रही है। और बहुव्रीहि समास में हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विशेष अर्थ की बात हो रही है, यानी कि शिव की बात हो रही है। अगला है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, यानी कि जो पूरा पद है वो किसका कार्य करता है, विशेषण का कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी, बहुव्रीहि समास। तो हमने देखा कि दोनों उदाहरणों में हमें क्या अंतर देखने को मिला कि यहाँ पे जो पहला पद है वो क्या कर रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, और जो चतुर्भुज यानी कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें हम देख सकते हैं कि चार हैं भुजाएं जिनकी। इसमें क्या हो रहा है कि समस्त पद में ही हमें पता चल रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, यानी कि यहाँ पे किसी संख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, यानी कि चार है भुजाएं जिनकी, बहुव्रीहि समास। अगला है द्विगु और कर्मधारय समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। जैसे नवरात्र यानी कि नवरात्रियों का समूह, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। तो बच्चों हमने इस अध्याय में जाना कि समास के भेद क्या होते हैं, समास क्या होता है, किस प्रकार से उसका शब्दों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा पूर्व समास होता है, कौन सा उत्तर समास होता है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।